रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, चलिए जानते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। After the U.S. warned all day of a full-scale Russia's President Vladimir Putin. Russia has about 80% of its forces in forward. Russia's full-scale invasion of Ukraine. Республики Донбасс обратились к ракетной операции. अभी वॉर चल रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन की स्टोरी क्या है और हिस्ट्री क्या है। तो ये जो रशिया और यूक्रेन की जो हिस्ट्री है, पहले हम इतिहास को लेते हैं। तो जो हिस्ट्री है ये है सोवियत संघ से जुड़ी हुई। तो आपको पता होना चाहिए या फिर आपको पता भी होगा कि रशिया पहले एक सोवियत संघ था और सोवियत संघ एक बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री था। और उस कंट्री में, सोवियत संघ की कंट्री में 15 कंट्रीज़ जो अभी डिवाइड हो चुकी हैं, 15 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। तो सोवियत संघ में पहले 15 कंट्रीज़ होती थी और वो 15 कंट्रीज़ का ही पार्ट है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन, क्योंकि रशिया का बिल्कुल, यूक्रेन और रशिया बिल्कुल एक बॉर्डर है, जैसे हमारा और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है। तो बहुत सारी कंट्री है, जो 15 कंट्री निकली वो तब भी वो कंट्रीज थोड़ी थोड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस है। बट क्योंकि सोवियत संघ टूट गया और उसके बाद रशिया एक अलग हो गया, उसके साथ जो कंट्रीज डिवाइड हुई वो अपने अपने डेवलपमेंट में अपने अपने चीज़ों को फॉलो करना उन लोगों ने शुरू किया, अपने आप को डेवलप करना उन कंट्रीज़ ने शुरू किया। तो उनमें से बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो नाटो का हिस्सा बन गई। नाटो क्या है? तो नाटो, अमेरिका नाटो का प्रधान आप कह सकते हैं कि एक मुखिया है। और नाटो जो है वो 30 देशों का एक सैन्य आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं वैसा समूह है। ठीक है, उसको हम नाटो कहते हैं। तो नाटो में एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई नाटो का, जैसे नाटो 30 देशों का एक समूह है, तो अगर एक उन 30 देशों में से अगर किसी के ऊपर कोई देश अगर हमला करता है तो नाटो एक यूनाइट हो जाती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपने देश का दे सकता हूँ, बजरंग दल बहुत फनी लगेगा आपको, बट एक जैसे हमारा है ना बजरंग दल है, बहुत सारी जैसे दल हैं हमारे यहाँ पे जिसमें कि लोग जाके जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई प्रोटेस्ट करना होता है या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करनी होती है। तो जैसे आज हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो कल होके हमारी चीज़ में भी कोई अगला आएगा पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल एक ग्रुप का है वो। तो इसी तरीके का एक ग्रुप है नाटो। नाटो भी ऐसा ही ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ और आर्मी एक्शन होती है। ठीक है, इसका मेन जो है आपका अमेरिका है। तो नाटो जो है एक्चुअली में, नाटो में अगर कोई कंट्री जाती है सोवियत संघ की 3 कंट्रीज़ या 4 कंट्रीज़ ऑलरेडी जो है नाटो का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसको रशिया ने तब भी इग्नोर किया कि चलो ठीक है नाटो का हिस्सा बन गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नाटो और रशिया का बिल्कुल भी नहीं बनता। रशिया इज़ अ सुपर पावर, रशिया एक सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड पोजीशन है, जबकि पहले पोजीशन पे होता था। बट क्योंकि सोवियत संघ टूटा तो उसके कारण वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो रशिया का अमेरिका के साथ बिल्कुल बनता नहीं है। ठीक है, और अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि रशिया के नाटो का हिस्सा, रशिया के और जो पार्ट्स हैं जो कि कंट्री डिवाइड हुई थी सोवियत संघ से, तो उन सबको नाटो में लिया जाए और रशिया को बिल्कुल इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर जो है उसका बिल्कुल कम कर दिया जाए। जो कि किसी भी कंट्री को, अगर उसका कोई भी कंट्री का अपना जो प्राइवेसी होता है, अपना एक रूल होता है, किसी भी कंट्री का अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी जैसे हमारी कंट्री का भी है, तो वो चीज़ के साथ रशिया नहीं खेलना चाहता और बिल्कुल उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन क्योंकि अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है, वो ये करना चाहता है। तो यही रीज़न है कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। बिल्कुल रशिया जो है वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन, जो कि उसका बिल्कुल बाजू का कंट्री है, और वो जाके फिर नाटो में मिल जाए, क्योंकि इस लड़ाई का जड़ जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका अभी आपको बताऊं उनका प्रोफाइल, तो वो एक पहले कॉमेडियन हुआ करते थे, फिर बाद में जाके वो लोग वो प्रेसिडेंट बन गए यूक्रेन के। तो उन्होंने एक बहुत टाइम से एक वो अमेरिका को अप्रोच कर रहे थे कि मेरे को भी नाटो का हिस्सा बना लो, यूक्रेन को भी नाटो का हिस्सा बना लो, ताकि यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन के, यूक्रेन को पता था कि रशिया कभी ना कभी मेरे ऊपर फिर से हमला करेगा। तो यूक्रेन भी चाहती थी कि मैं नाटो का हिस्सा बन जाऊं तो अमेरिका मेरे को प्रोटेक्ट कर लेगा, या फिर जो 30 देश है मेरे को प्रोटेक्ट कर लेंगे रशिया से। रशिया इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि अगर अभी तक जो 4 कंट्री नाटो में शामिल हुई है तो वो तो चला गया, चलो कोई नहीं, लेकिन अगर यूक्रेन नाटो में चली गई तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका मेरे बिल्कुल घर के पास पहुंच जाएगा और कल होके वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, बहुत बुरी तरीके से मेरा पावर कम करने की कोशिश करेगा। तो ये राइट टाइम था पुतिन के लिए कि वो प्रेसिडेंट पुतिन, आपको पता ही है कि वो रशिया के प्रेसिडेंट है। तो पुतिन के लिए राइट टाइम था कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को और यूक्रेन को ये चीज़ समझा सके कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो और तुम नाटो का हिस्सा मत बनो। बट उन्होंने समझाया था लेकिन वो समझे नहीं,
दैट्स वाई ये जो वॉर है ये बिल्कुल से दुनिया के सामने आके खड़ी हो गई। और ये जो वॉर है, ये वॉर में कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप जैसे होता है ना कि जो कोई कमज़ोर बच्चा होता है उसको कोई जो सीनियर होता है, जो मजबूत थोड़ा सा पावर है उसके पास, उसको सिखाता है जा इससे लड़ ले, जा इससे लड़ ले। स्कूल में होता है कि जा इससे लड़ ले ना, मैं तेरे पीछे हूँ, जा इससे लड़ ले, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं खड़ा हूँ, तेरे को सपोर्ट करूँगा। और जो वो उसको भड़का के और उसको शह दे के उसको भेजते हैं वहाँ पे, और वो जाके वहाँ पे पिट जाता है, और जो इसका जो भड़काने वाला और जो उसको शह देने वाला है वो भाग जाता है। तो वही कुछ स्टोरी अमेरिका और यूक्रेन का भी है। यूक्रेन को अमेरिका ने, ब्रिटेन ने बहुत बहका दिया कि हाँ रशिया के साथ तुम करो फाइट, रशिया के साथ तुम भिड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं ना, हम तुम्हें बचा लेंगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। और यही हुआ कि जैसा अमेरिका करता आया है, वो भिड़ा दिया उसको, यूक्रेन को उसमें डाल दिया वॉर में, और खुद भाग गया। और वो आप सभी न्यूज़ देख रहे होंगे जैसा कि वो नहीं जाना चाहता है। अमेरिका अपना कोई भी जो भी आर्मी की जो मूवमेंट है वो रूस से पंगा तो आपको पता ही है कि नहीं लेगा अमेरिका, किसी भी सूरत में नहीं लेगा। अमेरिका ही नहीं, बहुत कोई भी जो कंट्रीज़ है वो नहीं लेना चाहती है रूस के साथ पंगा, क्योंकि रूस बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर है। रूस मतलब आप ये लगा सकते हैं कि रूस के पास जितनी न्यूक्लियर इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, उतना पूरा अमेरिका और अमेरिका के नाटो जितनी कंट्रीज़ हैं उनको भी मिला के उतना नहीं होता है जितना अकेले रूस के पास इतनी वेपन्स न्यूक्लियर की अवेलेबल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये वॉर का रीज़न है कि वो नाटो में जाना चाहता था और रशिया नहीं चाहता था कि वो नाटो में जाए। तो रशिया का मेन जो वॉर का जो रीज़न है कि रशिया चाहता है कि जो करेंट यूक्रेन का जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, उसको वो चेंज करना चाहता है। वो अपने अकॉर्डिंग का, जब अगर मान लीजिए कि वो अगर कीव तक, जो कैपिटल है यूक्रेन की, अगर वहाँ पे वो पहुँच के और वो सारा कुछ अगर अपने अंडर ले सकता है, ले लिया वॉर के अकॉर्डिंग, तो फिर वो कीव में अपने अकॉर्डिंग का एक गवर्नमेंट सेट कर देगा, जो कि कहीं ना कहीं रशिया ही हैंडल करेगी उस गवर्नमेंट को। तो ये चाहता है रशिया, और इसी कारण जो है ये वॉर हुई है। और इस वॉर के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये वॉर हुई है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रशिया को मिलना शुरू हो चुका है। क्या है ये साइड इफ़ेक्ट्स? देखिए, क्योंकि मिलिट्री एक्शन तो कर नहीं सकते नाटो की कंट्रीज़, और मिलिट्री एक्शन अमेरिका भी नहीं कर सकता रशिया के अगेंस्ट। तो वो क्या कर सकता है? तो वो ये करना चाहेगा कि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली रशिया को डाउन करें, क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकल अगर धमकी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वॉर से पैर पीछे करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इकोनॉमी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक कंट्री को चलाने के लिए। तो अमेरिका यही सोच रहा था, और अमेरिका क्या कर रहा है, वो सैंक्शंस इशू कर रहा है रशिया के अगेंस्ट। तो सैंक्शन कैसे काम करती है? देखिए, सैंक्शन मतलब होता है प्रतिबंध, जो कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री के लिए लगा सकती है। जहाँ तक कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के बहुत सारे रूल्स हैं हर कंट्री के लिए, तो अमेरिका वो सैंक्शंस लगा देती है। जैसे कि हम मोटा मोटी 5 सैंक्शंस की बात कर लेते हैं जो रशिया अब फेस करने वाला है आगे जाके। जैसे अगर वॉर खत्म होता है, या वॉर अभी तो शुरू ही हुआ है, अब पता नहीं आगे जाके कितने और सैंक्शंस रशिया के खिलाफ और भी कंट्रीज इंप्लीमेंट करती है, इसका हमें भी नहीं पता। और हाँ, एक चीज़ और होगा कि अगर और भी कंट्रीज ये इंप्लीमेंट करती है सैंक्शंस रशिया के खिलाफ, तो रशिया भी कुछ ना कुछ इसका रिटेलिएट करेगा। और ऐसा नहीं कि रशिया सारा ही रिटेलिएशन अपने ही खिलाफ लेता रहेगा। रशिया भी बहुत कुछ है और रशिया के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, तो रशिया भी वो इंप्लीमेंट दूसरे कंट्रीज़ के लिए करता रहेगा। तो अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका ने स्विफ्ट कोड, जैसे कि आपको पता है कि स्विफ्ट कोड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपका जो ट्रांजेक्शन्स है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, वो स्विफ्ट कोड के थ्रू ही होता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक बात छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे आप लोग यूट्यूब पे आप चैनल्स देखते हैं जो मोनेटाइज हो जाते हैं चैनल्स, और क्योंकि यूट्यूब जो है एक अमेरिकन कंपनी है, आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब जो है अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिका जो है हमारा, हम जो यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स मोनेटाइज होता है वो कहीं ना कहीं जो डॉलर्स के थ्रू ही अपना जो जिस कंट्री में यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उसका जो करेंसी है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट्स आते हैं। तो ये स्विफ्ट कोड के थ्रू ही आता है, क्योंकि अमेरिका से वो आता है पेमेंट, और वो स्विफ्ट कोड जो है उस पेमेंट को स्विफ्ट कोड ही आपके कंट्री तक पहुंचाती है, और उसको कन्वर्ट करके कन्वर्जन उसका आपकी करेंसी में करके और वो आपको पेमेंट इशू करती है। तो वो स्विफ्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं एक यूट्यूब छोटा सा एग्जाम्पल बोला हूँ आपको। इसके बहुत बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, जैसे बिजनेसमैन जो है, जितने भी बिजनेस करते हैं बिजनेसमैन हर कंट्री के, वो स्विफ्ट कोड के थ्रू ही बिजनेस करते हैं अपना बड़े से बड़ा बिजनेस। अगर हम अपने देश में बात कर लें
तो जितने भी बिजनेसेस ऐसे अमेजन हो गया, वॉलमार्ट हो गई, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो स्विफ्ट कोड के थ्रू अपने कंट्री के साथ जो पैसे का ट्रांजेक्शन है वो उस कंट्री में करती है। तो ये स्विफ्ट कोड का एक साइड इफेक्ट रशिया को दिया गया है, स्विफ्ट कोड। दूसरा अगर हम बात करें तो जापान ने भी एक इम्प्लीमेंटेशन करने का कोशिश किया है रशिया के खिलाफ, कि उन्होंने क्या किया है कि रशियन जितने भी सिटीजन्स हैं, रशियन जितने भी सिटीजन्स हैं ओवरऑल, मतलब अब जिसकी भी बात करें आप, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, या फिर आम जनता हो, उन सब के लिए उन्होंने अपना एक वीज़ा जो है बैन कर दिया है। मतलब कि जापान में अब कोई रशिया का नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि उन्होंने वीज़ा ही बैन कर दिया। तो एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है ये भी एक रशिया के लिए रहेगा, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा काम होता है, बिजनेसेस होते हैं सबके। तो जापान अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट करता है रशिया के ऊपर, तो रशिया के सोचिए कितने सारे बिजनेसेस जो कि जापान में चल रहे होंगे, और उनके बिजनेसमैन को कितना बड़ा झटका लगेगा कि वो उनका जो मतलब जब वो जाएंगे ही नहीं तो उनका बिजनेस रन कौन करेगा। तो एक बहुत बड़ा झटका ये भी जापान की तरफ से दिया गया है रशिया को। उसके बाद अगर बात करें हम, तो जो जितने भी अमेरिका जो है उन्होंने ये कहा है कि रशिया जो है डॉलर के अंदर में कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और अमेरिका ने कुछ बैंक्स भी बैन कर दिए हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, जैसे हमारे कंट्री में SBI है, इस टाइप के जितने भी 4-5 बड़े बैंक्स हैं रशियन, उनको अपने यहाँ पे, या फिर जो नाटो की जो और कंट्रीज़ है, 32 कंट्री कह लीजिए, जो अमेरिका की बातों को फॉलो करते हैं, या फिर अमेरिका का रूल जहाँ चलता है, वहाँ वो जो बैंक्स है वो बिल्कुल बैन हो चुके हैं। वहाँ पे बैंक्स का कोई भी करेंसी एक्सचेंज नहीं होगा। तो अगर उनका करेंसी एक्सचेंज वहाँ पे नहीं होगा तो फिर समझिए कि क्योंकि रशिया का जो करेंसी है वो रूबल है, रशिया की करेंसी का नाम रूबल है, तो वो डॉलर में फिर वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे होता था कि रशियन कंट्री से रशियन कोई अगर अमेरिका गया या फिर किसी और कंट्रीज़ में गया, तो वहाँ पे जाके वो अपने करेंसी का एक्सचेंज करके वो अमाउंट वहाँ निकालता था। तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा रशियन बैंक्स जो है, उनके पास वो पावर ही नहीं रहेगा कि वो डॉलर में कोई एक्सचेंज ही नहीं कर सकते। तो वो सोचिए कितना बड़ा लॉस होगा उन कंट्रीज़ का, जहाँ वो बिजनेस करते थे उनका कितना बड़ा लॉस होगा उस बैंक्स का, रशियन बैंक्स का। तो एक ये भी इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरा ये कि अब वो डॉलर में कुछ काम नहीं करेंगे, उनके सिटीजन बैंड हो गए हैं हर जगह। तो ये बहुत ही बड़ा, कुछ कंट्री ने तो एयर स्पेस भी बैन कर दिया है रशिया के लिए। तो आप सोचिए कि रशिया और कुछ कंट्रीज ने रशियन प्रेसिडेंट का जो संपत्ति है, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे सीज करना शुरू कर दिया हर कंट्रीज़ में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सेटबैक रहेगा रशियन प्रेसिडेंट के लिए। तो रशिया से हमें क्या इफेक्ट मिलेगा, जो रशिया के साथ, जो रशिया के ऊपर इतने बैन्स इंप्लीमेंट हुए हैं, तो उससे हम पे क्या ऐसा प्रभाव आएगा। तो इंडिया के ऊपर प्रभाव आएगा, और साथ साथ जो और कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, क्योंकि रशिया जो है पूरी दुनिया में रशिया 10% कच्चा तेल निर्यात करती, मतलब एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। 10%, पूरी दुनिया का 10% जो कच्चा तेल है वो रशिया ही एक्सपोर्ट करती है हर कंट्री में। और हम इंडियन बहुत बड़े इंपोर्टर हैं रशिया से कच्चा तेल के, ठीक है। तो कल हो के अगर मान लीजिए कि आपको पेट्रोल का रेट अगर आपको बढ़ा हुआ मिले, तो उसमें गवर्नमेंट को आप ये मतलब होता है ना कि हम गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ में तुरंत टोक देते हैं, कहते हैं नहीं गवर्नमेंट की गलती हम तुरंत ठहरा देते हैं। तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन, जो सैंक्शंस जो लगे हैं रशिया के ऊपर, उसके कारण होंगे, ठीक है। हो सकता है कि हमारा जो तेल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाए। तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ वॉर के कारण और सैंक्शंस के कारण होगा। तो अगर जैसे जो कंट्रीज रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है तेल लेने के लिए, तो सोचिए कि उनको कितना बड़ा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। रशिया से तेल अगर कच्चे तेल जो है अच्छे रेट पे नहीं मिलेंगे, तो उस देश में तेल का रेट कितना जाएगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया को ही रशिया ही प्रॉब्लम फेस करेगा, बाकी दुनिया के और भी कंट्रीज रशिया के कारण प्रॉब्लम फेस करने वाली हैं, और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के लिए क्रिएट होंगी, फेस करेंगे। और जहाँ तक अगर कोई कंट्रीज़ अगर बीच में नहीं कूदती है, तो ये वॉर कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर रशिया अपना जो भी चाहता है वो करने के बाद ये वॉर, मतलब सभी तो प्रे करेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और अगर नहीं होती तो कहीं ये ज़्यादा वॉर बढ़ ना जाए। तो इसके भी बहुत ज़्यादा, और अभी तो वॉर, अभी आज तीसरा दिन है वॉर का, तो अभी आने वाले टाइम में देखिए कि वॉर कितना चलता है और क्या क्या इसके ऊपर सैंक्शंस रशिया के ऊपर, और भी जो कंट्रीज़ हैं वो, खासकर अमेरिका, और किसी कंट्री की बात नहीं कर सकते, अमेरिका ही सैंक्शंस लगाती है हर कंट्री के ऊपर। तो अमेरिका इससे पहले भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी, तो और अमेरिका क्या क्या सैंक्शंस लगाती है, क्या क्या सरप्राइज सैंक्शंस आपको सुनने को मिलेंगे, वो आपको इस वॉर में देखने को कंटिन्यूसली मिलेगा।
तो यही था आज का मेरा वीडियो बताने का कारण कि आप लोग, बहुत सारे लोगों को इतनी डिटेल्स कुछ नहीं भी पता होंगी और बहुत को पता भी होंगी। तो अगर जिसको नहीं पता वो ये बात को समझ सके कि रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या रीज़न है, वॉर का क्या कारण रहा है और इसमें क्या, किस कंट्री का क्या रोल है, तो ये आप सभी को समझ में आ सके। तो मेरा वीडियो बनाने का यही एक रीज़न था। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और एक अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।